Why a lot of people don't understand ओशो। बहुत सारे लोग या यूँ कहूँ कि मोस्टली लोग ओशो, रजनीश ओशो को समझ क्यों नहीं पाते हैं। ओशो को नहीं जानते हो तुम तो मैं बता दूँ, उन्हें फिलोसफर भी कह सकते हो, टीचर भी कह सकते हो, ट्रुथ सीकर भी कह सकते हो, एक स्पिरिचुअलिटी मास्टर भी कह सकते हो, खोजी भी कह सकते हो, एक ऐसे इंसान कह सकते हो जिन्होंने खुद को पा लिया, जो जागरूक हो गए, ऐसा वो खुद भी कहते थे और ऐसा उनकी बातों से साफ लगता है, क्योंकि इतनी साफ और स्पष्ट बातें वही इंसान कर सकता है जिसने खुद की चेतना को पा लिया और जो खुद से खुद जुड़ गया हो। जैसे हम और तुम सोए हुए इंसान हैं, जैसे बुद्ध ने भी कहा था कि तुम सोए हुए हो और मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, तुम और मुझ में इतना ही फ़र्क है बस, बाकी मैं भी इंसान तुम भी इंसान, मैं भी एक चेतना तुम भी एक चेतना। बात बस इतनी सी है कि लोग उन्हें क्यों नहीं समझ पाते हैं। समझने की कोशिश तो लोग करते हैं, लोग अभी कमेंट सेक्शन में क्लेम भी करेंगे कि हम तो ओशो को समझ जाते हैं, हमें तो ओशो बिल्कुल समझ में आ जाते हैं। बट बात ये है ना कि जब ओशो दो बातें ऐसी करते हैं कि एक बात तो जाती है नॉर्थ में और एक बात जाती है साउथ में, एक बात जा रही होगी बिल्कुल भी यहाँ, एक बात बिल्कुल वहाँ जा रही होगी, मतलब दो ऐसी बातें कर देंगे ओशो जो एकदम ही सुनने वाले को ऐसा महसूस होगा पहली बार में कि ये दोनों बातें विरोधाभास है, ये दोनों बातें तो अपोजिट है। अब लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि ओशो दोगली बातें क्यों करते हैं, ओशो हिपोक्रेसी वाली बातें क्यों करते हैं। कहीं इंस्टाग्राम की रील्स आती है छोटी छोटी, उसमें लोगों को कमेंट सेक्शन भरे हुए होते हैं कि ओशो तो मैंने पहले सुना था तो ओशो कुछ और कह रहे थे और अब ओशो कुछ और कह रहे हैं। एक तो ये इंस्टाग्राम रील वाली चीज़ें बंद होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मेनली ये जो ज्ञान की चीज़ होती है उसमें सारी बात नहीं हुई है, एक पार्ट उठा के डाल दिया जाता है हमारे द्वारा, तो उससे कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है पैदा। और मैं यही कहना चाहूँगा, अगर इंस्टाग्राम में कुछ रील देखो और वहाँ पे समझ में नहीं आए कि भाई ओशो ने कुछ कहा है, फिर किसी और फिलोसफर ने कुछ कहा है, फिर कुछ ऐसी बात है, तो कोशिश करना कि ये ढूंढने की कि क्या उसका लंबा वीडियो है, क्या फुल वीडियो है, क्या तो फुल वीडियो देखने जाना, पूरी बात जरूर सुनने की कोशिश किया करो जाके खुद से। तो मेन मुद्दा ये है कि ओशो की हिपोक्रेसी वाली बातें क्यों लगती है। पहले तुम ये वाली देखो क्लिप। नहीं जाता मंदिर, नहीं जाता मस्जिद, जाए क्यों? क्योंकि सब जगह मंदिर है और सब जगह मस्जिद है। नहीं झुकता पत्थरों की मूर्तियों के सामने, झुके क्यों? क्योंकि सभी जगह उसी परमात्मा की जीवंत मूर्तियां मौजूद हैं। फूलों के सामने झुक लेता है, हरे वृक्षों के पास झुक लेता है, चांतारों के साथ नाच लेता है, इंद्रधनुषों के साथ गुनगुना लेता है। जीवन अपने समस्त रूपों में परम शक्ति की अभिव्यक्ति है, इसके अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं। अब तुम ये वाली देखो क्लिप। कोई आदमी अगर मंदिर की मूर्ति के सामने झुक रहा हो तो भूल के भी ये मत कह देना कि तू क्या कर रहा है, ये तो पत्थर। तुम्हारे लिए पत्थर होगा तो तुम्हारे लिए पत्थर है, मगर दूसरे के लिए पत्थर हो ये जरूरी नहीं। दूसरे के लिए प्राण हो सकता है, तो उस पत्थर में उसके लिए सब कुछ, क्योंकि यहाँ पत्थर में भी भगवान छिपा है, पाषाण में भी परमात्मा छिपा है। देखने वाली आंख चाहिए, उतरने वाला हृदय चाहिए। इन दोनों क्लिप्स में तुम देख रहे हो कि एक में ओशो कह रहे हैं कि मैं क्यों जाऊं मंदिर, मैं क्यों जाऊं मस्जिद, हर जगह है परमात्मा, हर जगह गॉड ही गॉड है। ये जो नेचर है, ये जो सूरज है जिसकी किरण मेरे ऊपर पड़ रही है, ये भी गॉड ही है, इसमें भी एक ऊर्जा ही है। मैं जो खुद यहाँ बैठा हूँ, मेरे अंदर भी एक ऊर्जा सारित हो रही है। ये बर्ड्स जो आवाज़ कर रहे हैं, वो पेड़ जो वहाँ पे है, ये सारी चीज़ों में ही ऊर्जा है, इनमें ही एक नया जीवन है। बिना ऊर्जा के, बिना जीवन के ये चल ही नहीं सकते हैं। जो ऊर्जा इनमें है तो परमात्मा ही हुआ वो, क्योंकि परमात्मा ही चीज़ों को आगे लेके जा सकता है। तो जो परमात्मा मेरे आसपास ही है, हर एक चीज़ में उसका साक्षी भाव है, हर चीज़ में मैं देख पा रहा हूँ कि हर चीज़ जीवित है, हर चीज़ जिंदा है, हर चीज़ में ऊर्जा है। तो मैं क्यों जाऊँ किसी और ऐसी जगह जो बस बना लिए हमने और हमने सोच लिया है कि वहाँ पे गॉड है। और दूसरी तरफ वो बात कह रहे हैं कि अगर कोई मंदिर जा रहा है, मूर्ति के आगे सिर झुका रहा है, उसका कुछ भाव है, तो उसको ये मत कहो कि मंदिर क्यों जा रहे हो, मंदिर जाने दो, उसका वो भाव है। अब ना लोग जब ये दोनों बातें सुनते हैं ना, ऐसी ही और भी अलग अलग बातें हैं ओशो की, तुम देखोगे तो पूरी मतलब भरी पड़ी है। वो सोचते हैं यार ये तो क्या है, ये तो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, हम मंदिर जाएं या मंदिर ना जाएं, हम वो करें या ना करें। बट लोग एक मेन पॉइंट मिस कर जाते हैं। ओशो तुम्हें ये नहीं कह रहे हैं कि मंदिर जाओ या ना जाओ, ओशो तुम्हें ये बता रहे हैं कि जो चीज़ है वो चीज़, उसका भाव क्या है, उस पीछे का चीज़ का लॉजिक क्या है। तुम्हें मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम हर जगह देख पा रहे हो गॉड को। बट अगर कोई मंदिर मस्जिद जाके अपना गॉड देख भी रहा है तो उसमें भी तुम उसको गलत नहीं कह सकते हो। बात यह है कि हमारी इंसानों की एक आदत पड़ी हुई है, हैबिट हमारी ये पड़ गई है कि हमने बस चीज़ों को एक ही पर्सपेक्टिव से देखा है हमेशा। इसलिए मैं मेरे चैनल पे कहता हूँ कि चीज़ों के हज़ारों होते हैं पर्सपेक्टिव। जैन फिलोसफी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है शायदवाद। शायदवाद मतलब होता है ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, शायद मैं सही हूँ। एक बहुत बढ़िया कहानी है उसको लेके। 4 अंधे आदमी हाथी को पकड़ रहे होते हैं, एक जना उसके पैर को छूता है तो अंधा होता है, तो वो कहते हैं ये तो पाइप है। एक जना उसके पेट को पकड़ता है तो वो कहता है बोर्ड है। एक जना पूंछ को पकड़ के कहता है कि ये तो रस्सी है। एक जना सूंड को पकड़ के कहता है कि ये तो
मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो मतलब वो कुछ और बोलता है उस चीज़ को। तो अब चारों जने ही अपने अपने हिसाब से सही है, बट उन चारों को ही ये नहीं पता है कि एक दूसरे का एक्सपीरियंस क्या है। वो जो पूंछ बोल रहा है, जो उसको रस्सी बोल रहा है, वो भी सही है पूंछ के हिसाब से, जो बोर्ड बोल रहा है वो भी सही है पेट के हिसाब से। बट एक चीज़ ये देखो कि वो जो चारों हैं उनके पास अलग अलग अपने अपने अनुभव है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मेरे को ही पता है वो एकदम सही चीज़ होती है। सेकंड चीज़, कुछ ऐसी भी चीज़ है जो उन चारों को ही नहीं पता है। वो हाथी, वो पूरा हाथी है, उसके बारे में वो चारों के चारों ही नहीं जानते हैं। कुछ ऐसी चीज़ भी है जो वो चारों ने बिल्कुल मतलब कोशिश कर ली और वो जान नहीं पाई। दोनों चीज़ों से हम ये सीख सकते हैं कि हर एक चीज़ को देखने के हज़ारों वे होते हैं। वहीं ओशो ने किया है, इसमें कुछ ऐसा नहीं किया है तो तुम्हें समझ ना आने वाली चीज़ हो। एक चीज़ को बात करने का कॉन्टेक्स्ट, एक चीज़ को बात करने के पीछे की वजह कुछ और हो सकती है। दूसरी चीज़ अगर उससे तुम्हें अपोजिट शो हो रही है, ये चीज़ तो उससे अपोजिट है, ये चीज़ उससे विरोधाभास में है, तो वो चीज़ उससे बिल्कुल अलग हो सकती है। तो जब कहते हैं कि मैं क्यों जाऊँ मंदिर, मैं क्यों जाऊँ मस्जिद, क्योंकि मेरे आसपास है परमात्मा, ये बात एकदम सही है। क्योंकि वहाँ पे वो तुम्हारे उस अहंकार को तोड़ना चाह रहे हैं जो सोचता है कि हम अगर मंदिर नहीं जाएंगे, हम अगर मस्जिद नहीं जाएंगे तो हमें गॉड की होगी नहीं प्राप्ति। उस अहंकार को टारगेट करना चाह रहे हैं कि जो तुमने अपने दिमाग में इमेज बना ली है गॉड की, जो तुमने गॉड को कैद कर लिया है, उस वाले अहंकार को टारगेट किया गया है यहाँ पे। गॉड को इतना छोटा नहीं है गॉड कि तुमने उसको बांध लिया है। गॉड बहुत विशाल है। गॉड एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह है, तुम्हें बस आंखें खोल के देखने की जरूरत है, अलग अलग जगह है। सेकंड चीज़ में जो नास्तिक है, जो ऐसी चीज़ें हैं उसके अहंकार को टारगेट किया गया है। वो बहुत बोलता है कि मंदिर जाने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा। अगर किसी का भाव है और वो अपने भाव से वहाँ चीज़ देख पा रहा है और वो तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं पहुँचा रहा है, उसमें क्या ही दिक्कत है। उसका अगर भाव वहाँ पे मैच हो रहा है और वो भाव एकदम प्योर हो, ऐसे नहीं ढोंग कर रहा हो वहाँ पे जाके कुछ चढ़ा दिया, कुछ कर लिया, पूजा कर ली, नमाज पढ़ ली, ऊपर से आ गए, नहीं ऐसे नहीं। मेन फॉर्म में प्योर फीलिंग से अगर तुम वहाँ पे दे रहे हो अपना सब कुछ, ठीक है, वो उसका भाव वहाँ पे हो रहा है व्यक्त। तुम्हारा भाव जब तुम ध्यान करते हो तब होता है व्यक्त। सबका अपना अपना है भाव व्यक्त करना, भले उसमें भले गॉड हो या ना हो। तुम सोच रहे हो कि अगर वो मंदिर जा रहा है कल को गॉड वैसा हुआ ही ना, गॉड वैसा भले ही ना हो, बट वहाँ पे जाके जब उसका भाव हो रहा है व्यक्त, जब वो खुद से खुद वहाँ पे जाके मिल पा रहा है तो ठीक है, उसको वहाँ पे जाने दो। तुम अगर घर पे बैठ के मिल पा रहे हो तो तुम रहो घर पे, क्योंकि जैसे कि गॉड तो हर जगह है, तो गॉड उसको वहाँ पे मिल गया, जिस मंदिर में जिस मस्जिद में वो गया था, और तुम्हें गॉड यहाँ आसपास मिल गया। दोनों ही चीज़ों को जो तुम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देखते हो, दोनों ही चीज़ों को तुम अलग अलग तरीक़ों से देखते हो, तो लोगों को नहीं समझ में आता है। कई लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में, मैंने पहले भी बात की थी एक बार, तब आ गए थे कि हमें तो सब समझ में आता है। किसने कहा हमें समझ में नहीं आता? भाई आपकी बात नहीं हो रही है, उन लोगों की बात हो रही है। जो बहुत लोग हैं जो कन्फ्यूज़ हैं, सिर्फ 10% ओशो को सुनने वाले ऐसे हैं जिन्हें सारी बातें उनकी समझ में आ पाती है। सारी तो किसी को नहीं आ पाती है, मतलब 90% बातें जो समझ लेते हैं ऊपर से। बाकी एकदम अच्छे से समझने के लिए तो आपको एक्सपीरियंस में उतरना पड़ेगा, एक्सपीरियंस खुद का होना पड़ेगा। खुद का एक्सपीरियंस नहीं है बट फिर भी समझ में आ रहा होता है लोगों को। बट बहुत सारे लोग 90% ऐसे जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो उनके लिए बात होनी ज़रूरी बहुत है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अभी यहाँ पे एक आदमी आया था जो अपाहिज था, तो वो भगवान के नाम पे पैसे मांग रहा है। तो एक पर्सपेक्टिव ऐसे हो सकता है कि उसकी हेल्प होनी चाहिए, भले ही कैसे भी हेल्प हो, भले ही भगवान के डर से तुम उसकी हेल्प कर रहे हो कि अगर हमने उसकी हेल्प नहीं की, या फिर भगवान की मतलब लालसा से तुम उसकी कर रहे हो हेल्प कि हम अगर इसकी हेल्प करेंगे तो भगवान हमें बहुत कुछ देगा, हमने इसकी हेल्प नहीं की तो भगवान हमें अच्छा नहीं मानेगा। वहाँ पे भी कई लोग कह सकते हैं कि नहीं डर और लालसा से दे रहे हो तो वो थोड़ी हेल्प हुई, वो तो भगवान के नाम पे हो रहा है। अगर भगवान को हटा दिया जाए तो तुम्हारे अंदर की जो इंसानियत है वो तो है ही नहीं। एक ही हो सकता है पर्सपेक्टिव, एक ही हो सकता है कि चलो भगवान के नाम पे कोई हेल्प कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, तो उसकी हेल्प तो हो रही है ना। भले उसका खुद का मन ना हो, बट वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको कुछ मिलेगा, बट वो भले हो गलत अंदर से, बट सामने वाले की तो हेल्प हो रही है ना। तो ऐसे ही हर एक चीज़ को देखा जाता है, हर एक चीज़ का एक ही पहलू नहीं होता है। उसको भी जब एक ही बात के ऊपर दो ऐसी बातें कर देते हैं जो विरोधाभास होती है, जो अपोजिट होती है, उसमें ऐसे मत समझा करो कि यहाँ पे हिपोक्रेट बात हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें सब समझ में आ रहा है, बस तुम्हारे बीच में अहंकार आ जाता है। तुम्हें सब समझ में आता है, तुम मान के बैठे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम समझना नहीं चाहते हो, तुम अपनी काबिलियतों को छुपाना चाहते हो। जैसे कि ओशो ने एक बार कहा था, तुमसे ना ज़्यादा स्पेशल ना महावीर हुए, ना बुद्ध हुए, ना कृष्ण हुए हैं, ना जीसस हुए, ना कोई पैगंबर हुए हैं, सबसे स्पेशल तुम हो। जैसे महावीर कृष्ण बुद्ध है वैसे ही तुम हो। उन्होंने खुद को जागने का प्रयास किया, खुद को समझने का प्रयास किया, खुद की एक उनकी फिलॉसफी बन गई अलग,
उनकी सोच बन गई और उनकी सोच को आज हम देखते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं अलग अलग चीज़ें। बट तुम खुद को मान के बैठो इतना सा, जबकि तुम बहुत विशाल हो, तुम बहुत कुछ हो फिर भी तुम कुछ भी हो नहीं, तुम कुछ भी हो नहीं फिर भी तुम बहुत कुछ हो। लाइन को जो समझ जाता है, जैसे मैंने भी अगर इस लाइन को माना है, समझा, तो अभी तक पूरा जो मेरा है आया है अनुभव वहाँ से नहीं आया होगा, बट कुछ तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस हुआ ही है। 0.00001% भले, बाकी भी एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ें वो करेंगे। खुद को ये चीज़ें मानना स्टार्ट करो। ओशो कभी भी हिपोक्रेसी वाली बातें, ऐसी बातें होती नहीं है उनकी जो लोगों को हिपोक्रेट लगे। हाँ, कहीं की बात ऐसी होती है जो मेरे को भी कन्फ्यूज़न में डालती है, बट जब उस पर सोचा जाता है, जब सोचा जाता है कि वो किस वे में कही गई है, उसका पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या था, उसको किस तरीके से कहा गया, मतलब वो कहने का पीछे का तर्क क्या था, वो क्यों कही गई थी चीज़। जैसे एक बात अगर यहाँ पे ऐसे कही जा रही है बिल्कुल मतलब अलग, और दूसरी जगह अगर वही बात बिल्कुल अलग कही जा रही है तो वो अलग यहाँ पे कही गई है, तो उसके पीछे का क्या था लॉजिक, और यहाँ पे कही गई है तो उसके पीछे का क्या था लॉजिक, मतलब वो चीज़ क्यों कही गई है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई है, उससे बहुत मैटर होता है चीज़ों का। वो अगर तुम सोच लेते हो, समझ लेते हो, तो ओशो हो गए, बुद्ध हो गए, कृष्ण हो गए, इनकी अलग अलग बातें अगर तुम्हें ऐसे फील भी होगी कि यहाँ पे कुछ और बात हो रही है और यहाँ पे कुछ और बात हो रही है, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा उस पार्टिकुलर सिचुएशन में, उस पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई है। जब वो बात एक हुई थी, जगह हुई थी, तो वहाँ पे सिचुएशन अलग थी, वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अलग था, और जब वही बात दूसरे वे में हुई है, उससे बिल्कुल अलग हुई है कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि यार ये तो हिपोक्रेसी होगी, दोगलापन हो गया, तो दूसरी जगह वो जो सिचुएशन थी, वो जो पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट था, वो एकदम ही डिफरेंट था। एक एग्जांपल लेते हैं, एक कहावत बोल देते हैं, एक स्टेटमेंट बोल दी मैंने कि किसी की बात को मानो मत। एक तरीके से लोग कहेंगे अरे ऐसे कैसे मानो मत, इतना कैसे आ रहा है अहंकार, अगर तुम्हें इतना अहंकार है तो तुम जान नहीं पाओगे चीज़ों को, पहचान नहीं पाओगे। अगर तुमने मान लिया कि मैं ही बहुत कुछ हूँ, सब कुछ हूँ, तो ऐसा तो तुम हो ही नहीं पाओगे ग्रो। तो एक ये हो गया, और ये बात भी एकदम सही फील हो रही है, ठीक बात है। सेकंड बात ये होगी कि हाँ भाई ये बात तो एकदम सही है, हमें किसी की बात है ही नहीं माननी, हमें जाननी बात होती है। अगर मैंने सिर्फ उनकी ही बात मानी और अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो है लॉजिक, उसको मैंने देखा ही नहीं, तो इसका मतलब है मैंने सिर्फ उनकी बात को बांध के आंखों पे पट्टी बांध ली और उनकी मैं अंधभक्ति करनी स्टार्ट हो गया हूँ। और मेरा जो ज्ञान आना चाहिए था वो मेरे अंदर से आना चाहिए था। तो अगर ये बात सुनते हो तो ये भी होती है, सही फील होती है। अब पहले वाली चीज़ करें या फिर सेकंड वाली चीज़ करें, क्योंकि दोनों ही एकदम सही हो रही है फील, दोनों में ही अगर हम देखा जाए तो लॉजिक है, बट हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों के पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या कहा गया है। पहले का जो कॉन्टेक्स्ट ये है कि किसी की बात को खानो मत, ये बात तब गलत हो जाती है जब बंदा इतना अहंकारी हो गया है कि उसको ये है ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है उसके पास, पर फिर भी वो खुद को बहुत कुछ मानना स्टार्ट हो गया है। इसलिए तब उसको जो अलग अलग होते हैं, दार्शनिक हुए हैं, अलग अलग जो ग्रेट थिंकर्स हुए हैं, उनकी बात को पढ़ना होता है, सुनना होता है, ताकि उसके पास अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ आए। जब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ आएंगे, उसका दिमाग थोड़ा सा ओपन होगा, तो वो जानेगा कि मैं थोड़ा हो सकता हूँ गलत, क्योंकि जब यहाँ पे इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और सब ठीक ठीक फील हो रहे हैं, तो मैं कौन सी खेत की मूली हूँ। इतने सारी चीज़ें जो अलग अलग होने के बावजूद ये सारी एकदम सही है, तो इसका मतलब मेरे को बहुत कुछ जानना है, और ऐसा सोच के वो फिर अपने अंदर और झांकता है। सेकंड चीज़, बात सही ऐसे फील हो सकती है कि किसी की बात को खानो मत, कि भाई एक बंदा है जो अपने अंदर देख नहीं रहा, कोई भी उसके आके कुछ भी बोल देता है, वो कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेता है, कहीं से भी कुछ भी सुन लेता है, और उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी में रिएक्शन दे रहा है। अपनी ज़िंदगी वो जी ही इस हिसाब से रहा है कि किसी और ने कुछ कह दिया, फिर किसी और की कुछ सोच है, इसलिए मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ। पहला जो केस था वहाँ पे ये चीज़ हो जाती है, गलत हो जाती है, और जो सेकंड जो चीज़ थी वहाँ पे ये चीज़ ठीक हो जाती है कि हाँ किसी भी बात को खानो मत। तो ये एग्जांपल से आई होप तो तुम समझ गए होगे कि कॉन्टेक्स्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। इसी हिसाब से जब ओशो बात करते हैं तो वो दो बातें जो तुम्हें अलग अलग फील हो रही होती है, वो इसलिए फील हो रही होती है क्योंकि एक बात का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, और सेकंड बात का जो कॉन्टेक्स्ट है, सेकंड बात की जो पार्टिकुलर सिचुएशन है, वहाँ पे कुछ जो मतलब हो रही है चीज़ें, वो एकदम ही अलग है, और जो पहले वाले में थी चीज़ें, सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट, वो एकदम ही डिफरेंट था। इसी के साथ एक और चीज़ अगर तुम सीख लो कि ये दोनों जो बातों से तुमने इतना दिमाग लगाया, तुमने ये जाना कि दोनों बातों में कॉन्टेक्स्ट, दोनों बातों की सिचुएशंस अलग अलग थी, इसलिए ये दोनों बातें विरोधाभास है, एकदम अपोजिट होने के बावजूद भी दोनों ही बातें ठीक है। अगर इनको तुम मिला लोगे तो उन दोनों को ही मिलाने पे तुम जो असली ज्ञान है वहाँ तक पहुँच जाते हो। जैसे कि जो मेरा एग्जाम्पल था, किसी भी की बात को मानो मत, तो वहाँ पे जब तुम ये देख लेते हो, तुम दोनों को मिला लेते हो,
कि मेरे को बाकियों की बात पढ़नी है, जाननी है, क्योंकि मेरे को बहुत कम जानता हूँ मैं, मेरे को है नहीं कुछ पता, बट मेरे को उनकी बात को अंधभक्ति से मानना है नहीं, मेरे को आंख पे टट्टे बांध के मानना नहीं, मेरे को सिर्फ उनकी बात को इसलिए करना है, जानना है, क्योंकि मेरे को अलग अलग मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ जानूंगा। जब देखूंगा कि यहाँ पे भी बात सही हो रही है, वहाँ पर भी बात सही हो रही है, तो मैं बहुत कुछ सीखूंगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कहा तो उसकी बात मान ली, उसने कहा तो उसकी बात मान ली। मेरे को उनकी बात जाननी है, उनकी बातों को देखना है, बट उनकी बातों को मानना तब है, उनकी बातों को जानना तब है, उनकी बातों को अपनी लाइफ में अपनाना तब है जब वो बात, उनकी बात और मेरी बात एकदम सेम हो जाए, जब वो उनकी कही गई बात मेरे खुद के अनुभव से आए, उनकी कही गई बात जब मेरे खुद के एक्सपीरियंस से आए, तभी मैं वो बात मानूंगा। बिना मेरे एक्सपीरियंस के वो बात मैं मानूंगा ही नहीं। तो इन दोनों की बातों को जब तुमने जोड़ा तो तुम समझ गए कि चीज़ें क्या क्या होती हैं और कैसे कैसे होती हैं। वही चीज़ होती है अप्लाई ओशो की हर एक बात पे, भले ही वो वाला जो मैंने एग्जांपल शुरुआत में दिया था कि, पर जब तुम बातों के पीछे का कॉन्टेक्स्ट को देखोगे तो तुम जान जाओगे कि क्या बात हो रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड द मैसेज, आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे ही देखते रहो, अपने दिमाग को खुला करते रहो और चीज़ों के पीछे को कहने का, उनको जिसने कहा उसके पीछे का क्या है लॉजिक, वो देखते रहो, खुद के दिमाग को यूज़ करते रहो। बाय।